मुंबई महानगर पाल बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में हमारा जो 5वां चैप्टर चल रहा है, अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें आज हम लोग आगे के कुछ टॉपिक सीखने वाले हैं। इसमें आज हम लोग लवण के बारे में सीखेंगे कि लवण क्या होता है, लवण के प्रकार कौन कौन से हैं, केलासीय जल के बारे में सीखेंगे और हम लोग स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये तीनों प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, हम लोग आज का जो हमारा ऑनलाइन सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, लवण। कि लवण क्या होता है? तो अम्ल तथा क्षारक के बीच की जब अभिक्रिया होने पर लवण तैयार होते हैं। तो अम्ल और क्षारकों के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब जाकर लवण बनते हैं। लवण के बारे में आप पहले भी इसके पहले के लेक्चर्स में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लवण के बारे में। तो लवण तैयार कैसे होते हैं? जब अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया होती है तब लवण तैयार होते हैं। इस अभिक्रिया को, लवण तैयार होने की इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर भी तैयार होने वाला लवण सदैव उदासीन नहीं होता है। ठीक है, तो लवण बनता कैसे है? जब अम्ल और क्षारकों के बीच में अभिक्रिया होती है, लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी करते हैं। लेकिन जो लवण बनता है, लवण इन द सेंस एक प्रकार से आप समझ लीजिए जो नमक बनता है, वह जरूरी नहीं कि उसकी प्रकृति भी उदासीन ही हो। वह अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर लवण जो बन रहा है अम्ल और भस्म की प्रक्रिया में, अम्ल और भस्म की रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी लवण बन रहा है वो उदासीन प्रकृति का ही बनेगा। तो अम्लों की जो लवणों की प्रकृति है वो सिर्फ उदासीन नहीं होती है। तो जो लवण बनते हैं, लवणों के 3 प्रकार है। पहला, जो लवण अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया के बाद बना है वो अम्लीय हो सकता है। दूसरा, क्षारीय हो सकता है। तीसरा, वह उदासीन भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार के लवण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अगर अम्ल और भस्म के बीच की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं या न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लवण बनेगा वह उदासीन ही बनेगा, जरूरी नहीं है। उसकी प्रकृति भी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के लवण होते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी ये 3 प्रकार के लवण देखे हैं, अम्ल, क्षारीय और उदासीन, तो ये बनते कैसे हैं? अम्लीय लवण बनने के लिए अम्लीय लवण कैसे बनेगा, क्षारीय लवण कैसे बनेगा और उदासीन लवण कैसे बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। जब तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण से उदासीन लवण बनता है। जब किसी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद जो लवण बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी वह उदासीन होगी। इस लवण का जब हम लोग जलीय विलयन जो होगा वो जब हम लोग पीएच पेपर पे चेक करेंगे तो वो हम लोगों को 7 दर्शाएगा। 7 दर्शाएगा इन द सेंस ना ही वो अम्लीय प्रकृति का है ना ही वो भास्मिक प्रकृति का है। इसका मतलब वह उदासीन प्रकृति का है। तो उदासीन लवण कैसे बनेगा? जब तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के बीच में अभिक्रिया होगी तो जो लवण बनता है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। तो ना उदासीन मतलब ना ही वो अम्लीय होता है ना ही वो भास्मिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसीलिए उसका पीएच लेवल क्या होता है? 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों, ये दोनों जो है ये तीव्र है।
HCl जो है वो तीव्र अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तीव्र भस्म है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। तो ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड बना है, इसकी जो प्रकृति रहती है वह उदासीन होती है। तो उदासीन लवण कब बनेगा? जब तीव्र अम्ल और तीव्र भस्म या तीव्र क्षारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तब उदासीन लवण बनता है। और वो उदासीन है कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग जब उसको पीएच पेपर पे चेक करते हैं तो पीएच पेपर पे उसका जो कलर होता है वो 7 के लिए जो कलर होता है उससे करस्पॉन्डिंग होता है, तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यह जो लवण बना है वो क्या है? उदासीन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक, ठीक है, पहले वाले में क्या था? उदासीन में तीव्र अम्ल और तीव्र भस्म या तीव्र क्षारक था। अब क्या है? अम्ल जो है वो तीव्र है, स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि तीव्र अम्ल और तीव्र भस्म किसको बोलते हैं, और सौम्य अम्ल और सौम्य भस्म किसको बोलते हैं, इसके पहले आप लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा है। तो तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक के उदासीनीकरण से अम्लधर्मी लवण बनता है। मतलब अगर तीव्र अम्ल है और सौम्य क्षारक है, जब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया में जो लवण बनता है वह अम्लीय लवण या अम्लीय धर्मी लवण बनता है। तो अम्लीय लवण के जलीय विलयन का पीएच जो होता है वह 7 से कम होता है। इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि बना हुआ जो लवण है उसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। ठीक है, तो उदासीन लवण कब बनता है? जब तीव्र अम्ल और तीव्र भस्म होता है। और अम्लीय लवण कब बनता है? जब तीव्र अम्ल और सौम्य भस्म या सौम्य क्षारक होता है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से बनने वाला जो लवण होता है वह अम्लीय धर्मी होता है। ये कैसे हम लोग मालूम करते हैं? जब इसके विलयन को हम लोग पीएच पेपर से चेक करते हैं तो ये इसके जो करस्पॉन्डिंग कलर होंगे वो 7 से कम होता है। तो इसीलिए हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यह अम्लीय लवण है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एग्जाम्पल भी है, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो नाइट्रिक एसिड है वो तीव्र अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सौम्य भस्म है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हम लोगों को मिलता है सोडियम नाइट्रेट और पानी। तो ये जो सोडियम नाइट्रेट बना है इसकी जो प्रकृति होगी वह अम्लीय होती है, क्योंकि ये जो है ये तीव्र अम्ल है और ये सौम्य भस्म है। तो तीव्र अम्ल और सौम्य भस्म के बीच में जब अभिक्रिया होती है तब जो लवण बनता है वह अम्लीय धर्मी बनता है। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत जब सौम्य अम्ल, अभी इसके अपोजिट रहेगा, जब जो लवण बना वो अम्लीय लवण कब बना? जब तीव्र अम्ल था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तब जो लवण बना वो अम्लीय बना। तो अब इसके अपोजिट रहेगा, अब जो लवण बनेगा वो क्षारीय कब बनेगा? जब सौम्य अम्ल और तीव्र क्षारक के अभिक्रिया से जो लवण बनता है वह जो होता है वो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है या भास्मिक होती है। ठीक है, तो इसके अपोजिट रहेगा। जैसे पहले वाले में क्या था? तीव्र अम्ल था और सौम्य भस्म था। इसमें क्या है? सौम्य अम्ल है और तीव्र भस्म है। तो इन दोनों के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया के बाद जो लवण बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी वह क्षारीय होगी या भास्मिक होगी। ऐसे लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होते हैं। इसका पीएच मान जो हम लोग जब चेक करेंगे तो वो 7 से अधिक मिलेगा, जिससे हम लोगों को ये ज्ञात होगा कि बना हुआ जो लवण है वह भास्मिक प्रकृति का है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो सोडियम कार्बोनेट और पानी बनेगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तीव्र भस्म है और कार्बोनिक एसिड जो है वो सौम्य अम्ल है। तो जब तीव्र भस्म और सौम्य अम्ल के बीच में रिएक्शन होगा तो उसके बाद जो लवण बनेगा, लवण इन द सेंस एक प्रकार से आप समझ लीजिए जो नमक बनेगा,
वह भास्मिक प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये तीनों लवणों के प्रकार थे, अम्लीय, भास्मिक और उदासीन। ठीक है, अम्लीय मतलब जब भी अम्ल और भस्म के बीच में रिएक्शन होता है तो लवण बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लवण बने उसकी प्रकृति उदासीन ही हो, वो तीनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे, कैलाशीय जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैलाशीय जल के समझने के लिए आप लोगों के बुक में पेज नंबर 69 पर एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है। ठीक है, एक छोटा सा प्रयोग दिया गया है। प्रयोग में क्या किया गया है, दो परख नली ली गई है, उसमें नीला थोथा के कुछ टुकड़े लिए गए हैं। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट है, तो उसके कुछ टुकड़े लिए गए हैं और एक परख नली में पानी डालकर उसे हिलाकर तैयार किए गए विलयन का रंग कौन सा है, ये हम लोगों को बताना है। दूसरी परख नली बर्नर पर धीमी आंच पर गरम करना है और हमको देखना है कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं। नीले थोते के रंग में क्या बदलाव आया है, परख नली के ऊपरी भाग में क्या दिखाई दिया है। अब यह दूसरी परख नली ठंडी होने पर उसमें कौन सा रंग है, प्रेक्षण के अनुसार हम लोगों को यह अनुमान लिखना है। ठीक है, हम लोगों को कैलाशीय जल के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को ये एक छोटी सी प्रयोग दी गई है, ये प्रयोग करना है और ये प्रयोग करने के बाद इस पे क्या हम लोगों को आंसर्स मिलता है, उससे हम लोग कैलाशीय जल के बारे में सीखेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोगों को एक परख नली में कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है, जो कैलाश है, जो ब्लू कलर के होते हैं, नीले कलर के, वो डालना है। वो डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्नर पर धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उसका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जो नीला रंग है धीरे धीरे गायब होकर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है सफेद रंग में, वो सफेद रंग में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग ये नोटिस करेंगे, जब हम लोग ये प्रयोग करेंगे तो हम लोग नोटिस करेंगे कि पानी की जो वाष्प है वह बाहर निकलती है। ठीक है, जो नीला थोथा हम लोगों ने डाला था, पहला तो उसमें एक ये चेंजेस होते हैं, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू टू व्हाइट हो जाता है। दूसरा हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो परख नली की सतह है उस पर पानी की भाप निकलती है, जबकि हम लोगों ने दूसरी वाली परख नली में पानी डाला भी नहीं है, फिर भी हम लोग जब गर्म करते हैं तो उसमें से पानी की भाप बाहर निकलती है। तो ये जो पानी की भाप बाहर निकलती है, ये जो होता है ये कैलासन जल होता है जो बाहर निकलता है। तो इसके जो कैलाशी क्रिस्टल्स होते हैं इसमें ये कैलासन जल होता है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो वही पानी की भाप के रूप में बाहर निकलता है। इसी कैलासन जल की वजह से ये जो क्रिस्टल्स के रूप में जो ये दिखा है हम लोगों को नीला होता है, ये क्रिस्टल्स के रूप में इसी कैलासन जल की वजह से होता है। और जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो इसका जो क्रिस्टल का फॉर्म है या क्रिस्टल का जो संरचना है वो टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी की जो भाप के रूप में ये बाहर निकल जाता है और इसका कलर जो हो जाता है वह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा देने के कारण नीले थोते की जो कैलाशी संरचना होती है वह टूट जाती है। अब कैलाशी संरचना से यहाँ पर क्या समझोगे, कैलाशी संरचना से मतलब कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अणु और परमाणु एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हर जगह से व्यवस्थित होते हैं। तो जब हम लोग ये नीलत होता है ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिस्टल के रूप में होता है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के कारण क्या होती है, जो इसकी कैलाशी संरचना है, ये क्रिस्टल का जो पैटर्न है वो टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इसका कलर चेंज होता है और ये व्हाइट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें पानी की जो भाप होती है वह बाहर बनकर निकलती है सफेद चूर्ण में। और जब हम लोग इसमें वापस से पानी डालेंगे, जो सफेद चूर्ण बन मिलता है हम लोगों को गर्म करने पर, हम लोग अगर इसमें वापस से पानी डाल देंगे, पानी डालने पर वापस से हम लोगों को विलयन का वही रंग नीला रंग मिल जाएगा।
ठीक है। अब जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हम लोग को जो सफेद चूर्ण मिलता है, तो उसके रासायनिक, उसके क्या बोल सकते हैं, उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। कॉपर सल्फेट की रासायनिक प्रकृति जब वो नीली रहती है तो भी सेम रहती है, जब वो व्हाइट कलर की हो जाती है तो भी सेम हो जाती है। बस उसके जो भौतिक क्या बोल सकते हैं प्रकृति रहती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसका जो कैलाशीय जल होता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, तो उसका जो क्रिस्टल वाला रूप है वो टूट जाता है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसकी जो रासायनिक प्रकृति है या रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन इसमें होता है। तो इसी को हम लोग कैलाशीय जल बोलते हैं। जो बहुत सारे क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स के रूप में कुछ होते हैं उनमें ये ऐसा कैलाशीय जल होता है। एक और हम लोगों को प्रयोग दिया गया है फिटकरी। फिटकरी का हम लोगों को क्या करना है, छोटा सा एक फिटकरी लेकर उसको हम लोगों को एक स्टैंड लेना है, बर्नर लेना है, उस पर हम लोगों को प्लेट में डालकर फिटकरी को थोड़ा सा बर्न करना है। एक तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा उसको गर्म करके देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जो फिटकरी होता है, फिटकरी में भी कैलाशीय जल होता है। तो जब फिटकरी को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद फिटकरी थोड़ी फूलने लगती है। फूलने के बाद जब वो अच्छे से फूल जाती है, फूलने के बाद वो वापस से एक अलग सा ही टेक्सचर में आ जाती है। पहले वो क्रिस्टल्स के रूप में होती है, कैलाश के रूप में होती है, बाद में गर्म करने के बाद वो एक पाउडर के रूप में आ जाती है, और इसी को हम लोग खील फिटकरी बोलते हैं। तो ये सब जो यौगिक होते हैं इनमें इन सब यौगिकों में आयनों की एक विशिष्ट संरचना के कारण ये बने होते हैं। कुछ यौगिकों के कैलाशों में पानी के अणु इस संरचना में समाविष्ट होते हैं, यही कैलाशीय जल है। कैलाशीय जल यौगिकों के रासायनिक सूत्र के विशिष्ट अनुपात में होता है। ये रासायनिक सूत्र निम्नानुसार दर्शाया जाता है। तो ये जो क्रिस्टल्स है या पर्टिकुलर पैटर्न है, ये कैलाशीय जल के कारण बना होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो कैलाशीय जल भाप बन के उड़ जाता है, जिससे कि जो क्रिस्टल्स के रूप में रहते हैं वो पाउडर के फॉर्म में आ जाते हैं। ये कुछ और कैलाशीय संरचना है, जैसे कैलाशीय नीलत होता, इसका सूत्र है CuSO4 इंटू डॉट 5H2O। कैलाशीय फेरस सल्फेट, इसका सूत्र है FeSO4 डॉट 7H2। इसमें मतलब जल के जो होते हैं 7 अणु होते हैं, नीलत होता में 5 अणु होते हैं। कैलाशीय सोडा, इसमें Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2, इसमें 10 पानी के अणु होते हैं। फिटकरी K2SO4 Al2 SO4 होल ब्रैकेट का थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, तो ये सब भी एक तरीके से कुछ क्रिस्टल फॉर्म के लवण है। तो जब इनको हम लोग गर्म करते हैं तो इनका जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो टूट जाता है, और क्रिस्टल फॉर्म टूट के ये चूर्ण और पाउडर के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कैलाशीय पदार्थ होते हैं या क्रिस्टल पदार्थ होते हैं उसमें कैलाशीय जल होता है। कैलाशीय जल के अणु कैलाश के अंतर्गत संरचना के भाग होते हैं। गर्म करने पर या कुछ समय तक बाहर खुला रखने पर कैलाश से जल बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है इन द सेंस गर्म करने पर वो भाप बन के उड़ जाता है, और बाहर रखने पर उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसका कैलाशीय रूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने लवण के बारे में सीखा, और अभी हम लोगों ने कैलाशीय जल के बारे में सीखा कि कैलाशीय जो पदार्थ होते हैं उनकी संरचना में ये कैलाशीय जल महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर कैलाशीय जल नहीं होता है तो इनकी जो कैलाशीय संरचना होती है वो टूट जाती है। वापस से अगर हम लोग उसमें पानी डाल देंगे तो वो कैलाशीय संरचना वापस से बन जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है स्वाध्याय के, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो हम लोग स्वाध्याय के तीनों प्रश्न देखेंगे। पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों का 3 समूहों में वर्गीकरण करो।
ठीक है, नीचे दिए हम लोगों को कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं, इसका हम लोगों को 3 समूहों में वर्गीकरण करना है। पहले ऑक्साइड मतलब क्या होता है आप लोग ये समझ लीजिए। ऑक्साइड ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु कम से कम एक अन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन परमाणु कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो किसी अन्य कम से कम एक अन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, उनको हम लोग ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये नीचे हम लोगों को कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, इनका हमको वर्गीकरण करना है। इनका हमको 3 रूप में वर्गीकरण करना है। एक, इनमें से कौन कौन से अम्लीय ऑक्साइड है, कौन कौन से क्षारीय ऑक्साइड है और कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें हमको इनका वर्गीकरण करना है। सबसे पहले क्षारीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड्स, तो इसमें से जो हम लोगों को ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्षारीय गुणधर्म वाला है कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है। इन सब के जो गुणधर्म है वो क्षारीय गुणधर्म है। अब क्षारीय गुणधर्म वाला ऑक्साइड है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो ऑक्साइड जल में विलय होने के बाद क्षार बनाता है उसे हम लोग क्षारीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को ऑप्शन में बहुत सारे ऑक्साइड्स दिए हैं, उसमें से हमको ये बताना है कि क्षारीय गुणधर्म वाला ऑक्साइड क्या है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ये क्षारीय गुणधर्म वाला। ये कैसे मालूम पड़ा हम लोगों को? ऐसे ऑक्साइड्स जो जब जल में विलय होते हैं और वो क्षार बनाते हैं उनको हम लोग क्षारीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड। तो अम्लीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड किसको कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो जब जल में विलय होकर अम्ल बनाते हैं उसे हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो ऊपर के जो ऑप्शन है उसमें से है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो दोनों है यह अम्लीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड है। इसका मतलब जब ये लोग जल में विलय होते हैं तब ये लोग जल में विलय होने के बाद अम्ल बनाते हैं, तो इसीलिए इसको अम्लीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी मतलब जो अम्ल भी नहीं है और भस्म भी नहीं है, उभयधर्मी है, दोनों में आता है, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करता है वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अम्ल के साथ रिएक्ट करता और ऐसा नहीं कि भस्म के साथ, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उभयधर्मी ऐसे धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर कर लवण और पानी बनाते हैं, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन में से कौन कौन सा है? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका मतलब ये दोनों अम्ल और भस्म दोनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को कारण लिखो है। कारण लिखो में हम लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है हाइड्रोनियम आयन H3O+ के स्वरूप में ही क्यों होता है? इसका हम लोगों को कारण लिखना है कि हाइड्रोनियम आयन सदैव H3O+ के स्वरूप में ही क्यों होता है। तो किसी अम्ल की जो प्रबलता है या उसकी स्ट्रॉन्गनेस है उसके जलीय विलयन के आयनीकरण पर निर्धारित होती है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जिसके जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, या क्या बोल सकते हैं वो तीव्र अम्ल होते हैं। तो किसी अम्ल की प्रबलता उसके जलीय विलयन के आयनीकरण के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन अधिक संख्या में H+ आयन प्रदान करता है तो उस अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के इन आयन, जो हाइड्रोजन के आयन है H+, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। H+ आयन्स का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है।
ये क्या करते हैं, सदैव जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयनों के रूप में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। तो ये जो H+ आयन है ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये जो जल होता है पानी के साथ ये लोग संयोग करते हैं और पानी के साथ संयोग करके हमेशा H3O+ आयन के रूप में या हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। ये स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया क्या कि हाइड्रोनियम आयन सदैव H3O+ के स्वरूप में क्यों होते हैं, क्योंकि ये H+ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने जलीय विलयन में ही पानी के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। HCl जब इसका विभाजन होगा जब इसका HCl इसका डिवीजन होगा तो H+Cl- में ये विघटित होगा, और जब ये H+ पानी के साथ पानी के साथ अभिक्रिया करके ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन ये है हम लोगों को कि तांबे के अथवा पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वह बिगड़ या फिर कसैला क्यों हो जाता है। मतलब तांबे या पीतल के बर्तन में हम लोग जब छाछ रखते हैं तब वह टेस्ट में उसका टेस्ट बदलकर थोड़ा कसैला टाइप या कड़वा टाइप क्यों आने लगता है, ये हम लोगों को इसका कारण लिखना है। सबसे पहली बात है, छाछ में लैक्टिक अम्ल होता है। तांबा और पीतल जब ये लैक्टिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो जो छाछ है, छाछ में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल को जब हम लोग तांबे या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, जिसके कारण एक विषैला लवण बनता है, और इसीलिए तांबे के अथवा पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वह बिगड़ या कसैला हो जाता है। तो जब भी बच्चों हम लोग तांबे या पीतल के बर्तनों में ये छाछ रखते हैं तो छाछ में जो लैक्टिक अम्ल होता है वो तांबे या पीतल के बर्तनों में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उनके साथ रिएक्ट करने के बाद यह विषैला लवण बनाता है, जिसके कारण जो छाछ का टेस्ट होता है वह बदलकर कड़वा या कसैला हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन थे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में। कारण लिखो था, हम लोगों को इन दोनों का कारण लिखना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को कुछ कृतियों को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है। कुछ हम लोगों को कृति दी गई है, उसको हम लोगों को रासायनिक संतुलित द्वारा लिखना है। पहली कृति हम लोगों को दी है कि HCl के विलयन में NaOH मिलाया गया। HCl का विलयन है, उसमें जब NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया तो क्या होगा। HCl के विलयन में जब NaOH मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा पानी बनेगा। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, जैसे HCl जो है वो एसिड है, NaOH जो है वो बेस है या क्षार है या भस्म है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, पहले आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल और भस्म के रिएक्शन से लवण बनता है, और उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके बीच में रिएक्शन होगा और क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी। ये हम लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण मिला है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोगों को दिया है तनु H2SO4 में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर। तनु H2SO4 में जस्ते का जब चूर्ण मिलाएंगे, तनु H2SO4 में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर जस्ते का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तथा जिंक सल्फेट बनेगा।
H2SO4 और जिंक के बीच में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इन दोनों के रिएक्शन से जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वह मुक्त होगी इस अभिक्रिया में। थर्ड रिएक्शंस देखते हैं। थर्ड में क्या करना है हम लोगों को। थर्ड में हमको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक एसिड मिलाया गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में, कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक एसिड जब मिलाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम नाइट्रेट और पानी बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा तब यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और पानी बनेगा। ये दोनों इसके उत्पाद बनेंगे, ये दोनों यहाँ पे अभिकारी है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तब कैल्शियम नाइट्रेट और पानी बनेगा। ये इसका बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस समीकरण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब उसमें पोटेशियम कार्बोनेट तथा पानी बनेगा। उसके जो उत्पाद होंगे वो क्या होंगे, पोटेशियम कार्बोनेट तथा पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो पोटेशियम कार्बोनेट तथा पानी, ये दोनों उत्पाद बनेंगे। पांचवा और लास्ट, खाने के सोडे पर तनु HCl डाला गया। जब खाने के सोडे पर तनु HCl उड़ेलने पर क्या होगा। खाने के सोडे पर जब हम लोग तनु HCl एसिड डालेंगे तब सोडियम क्लोराइड बनेगा तथा CO2 गैस मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वह मुक्त होगी। तो खाने का सोडा NaHCO3, इस पर जब हम लोग HCl डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ये तीनों उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा और लास्ट सवाल था आज का। तो बच्चों आज हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ा कि लवण कौन कौन से टाइप के होते हैं, लवण किसे कहते हैं, लवण कैसे बनता है ये हम लोगों ने देखा, कौन कौन से टाइप का होता है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने कैलाशीय जल, कैलाशीय संरचना के बारे में देखा, कैलाशीय संरचना कैसे टूट जाती है और कैसे कलर चेंज होता है। और हम लोगों ने स्वाध्याय के 3 क्वेश्चन भी देखे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। हाँ चलेगा। अम्ल, क्षारक तथा लवण, इस पार्ट में आज हम लोगों ने लवण के बारे में सीखा, कैलाशीय जल के बारे में सीखा, लवण कैसे बनता है, लवण के प्रकार कौन कौन से हैं, कैलाशीय जल के बारे में सीखा, कैलाशीय जल की संरचना कैसे होती है और कैसे वो संरचना ब्रेक होती है। प्लस हम लोगों ने स्वाध्याय के कुछ क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के हमारे क्लास में आज हम लोगों ने इतने टॉपिक सीखे।